हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि एसएम का पूरा सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि एसएम के नए सिलेबस के सारे लेक्चर्स आपको ओनली 1000 रुपीज़ में अवेलेबल हैं प्रोफेशनल हब की एंड्रॉयड ऐप पे। और इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। कल अपन ने स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, पेज नंबर 5.47। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों अपना, तो परसों टेस्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 का। हाँ, उसके अगले दिन ले लो। तो पहले से बता तो रही हूँ, ऑलरेडी 2 दिन तो है पढ़ने के लिए, आज और कल। एक दिन छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तो एक दिन छोड़ के ले लेंगे टेस्ट। परसों टेस्ट नहीं, परसों के अगले दिन रहेगा टेस्ट। कौन सा डे पड़ेगा? थर्सडे पड़ेगा। ठीक है, थर्सडे को टेस्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 का। चलो आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। देखो, लीडर कौन होता है? जो लोगों को गाइड करता है, लोगों को डायरेक्शंस देता है कि आपको इस तरीके से काम करना है, जो फॉलोवर्स को बताता है कि आपको कैसी डायरेक्शन में फॉलो करना है। जो टॉप लेवल होता है उसको भी बहुत सारे लीडरशिप के रोल प्ले करने पड़ते हैं। लीडर 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 बेस्ट कब होता है? जब लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वो लीडर है, और काम हो भी जाए, जो उसका एम है वो भी हो जाए, और लोगों को लगे ये काम हमने खुद से किया है, मतलब वो छुप के काम करवा ले तो वो बेस्ट लीडर होता है। स्ट्रैटेजिक जो लीडर होता है, जो टॉप लेवल पे जो लीडर होता है, उसका काम क्या होता है? डायरेक्शन देना पूरी फर्म के लिए, लोगों को बताना क्या विजन होगा, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना, फिर चेंजेस को लेकर आना ताकि आप स्ट्रैटेजीज को क्या कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको। लीडर के बहुत सारे लीडरशिप रोल होते हैं, ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से 3-4 नाम याद कर सकते हो। वो विजनरी हो सकता है, वो चीफ एंटरप्रेन्योर, वो स्ट्रैटेजिस्ट, वो कल्चर बिल्डर हो सकता है। कई बार लीडर स्ट्रिक्ट होना मोटिवेटर हो सकता है, पॉलिसी मेकर हो सकता है। कई बार लीडर को स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है, रिजिड होना भी जरूरी है। कई बार बेस्ट कीन लिसनर, कि लोगों की सुनने वाला भी लीडर होना चाहिए। स्ट्रांगली पार्टिसिपेटिव भी होना चाहिए, कि हर चीज में वो हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा। एडवाइजर भी होना चाहिए, कि वो चीजों के लिए एडवाइस कर सके कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है, किस रिसोर्सेज को हमें काम में लेना है। लीडर एक चेंज एजेंट है। चेंज एजेंट मतलब जो चेंजेस को इंट्रोड्यूस करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सके। ज्यादातर जो चेंजेस होते हैं वो टॉप डाउन होते हैं एंड विजन ड्रिवन चेंजेस होते हैं। लीडर सबसे पहले तो सिचुएशन को डायग्नोस करता है कि क्या दिक्कत आ रही है, और फिर उस सिचुएशन को, जो दिक्कत आ रही है, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो लीडर यहाँ पे बताता है। तो बेसिकली लीडरशिप रोल इन स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, 5 लीडरशिप के रोल्स होते हैं अगर आपको अच्छी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है तो। कौन से लीडरशिप के रोल होते हैं? स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। लीडर जो है वो हमेशा ध्यान रखेगा क्या हो रहा है, मॉनिटर करेगा कि मेरी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही से स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। तो लीडर जो है वो देखेगा क्या चल रहा है अभी ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी प्रोग्रेस हो चुकी, क्या इश्यूज, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपने चाहा था वो आप अचीव नहीं कर पा रहे। लीडर का काम क्या होता है कि ऐसा कल्चर एनवायरनमेंट में, ऐसा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना जिससे लोगों के अंदर एनर्जी आए, वो बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सके, अपना हाई परफॉर्मेंस वो दे सके। लीडर की जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए वो उसको अलर्ट रखे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसको तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके। इनोवेटिव आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लेता ला कर रहे, ताकि वो राइवल से हमेशा आगे रहे और उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। एक्सरसाइजिंग एथिक लीडरशिप, एथिक लीडरशिप होनी चाहिए। एक एथिक्स के साथ लीडरशिप की आप फॉलो करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप
लीडर वो डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, वो लोगों को डरा धमका के अपना काम पूरा नहीं करवाएगा। एक एथिक्स के साथ सही तरीके से आप लीडरशिप को फॉलो करोगे और कंपनी को मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन बनाने की कोशिश करोगे कि लोग उसको आइडल माने, लोग उसको मॉडल माने कि इस तरीके से हमें काम करना है। करेक्टिव एक्शंस लो, जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है वहां पे आप करेक्टिव एक्शंस लो। तो बेसिकली ये 5 लीडरशिप के रोल होते हैं मैनेजर के। क्या क्या? पहला रोल क्या है कि वो सबसे पहले देखेगा क्या हो रहा है, देन क्या क्या प्रोग्रेस हो चुकी, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। सेकंड, उसका काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा कल्चर डेवलप करना कि लोग एनर्जेटिकली, लोग मोटिवेशन के साथ ज्यादा काम कर सके, हाई स्पिरिट के साथ लोग काम कर सके। थर्ड क्या है कि वो अलर्ट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आ रहा है उसके लिए आप अलर्ट हो, तुरंत उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप इनोवेटिव रहो हमेशा ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। फोर्थ क्या है यहाँ पे, वो एथिक्स लीडरशिप फॉलो करेगा, गलत तरीके से नहीं काम करेगा, सही तरीके से वो लीडरशिप का काम करेगा ताकि लोग उसको मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन मान सके। एंड फिफ्थ क्या है कि जहां पे भी करेक्टिव एक्शंस की जरूरत है वहां पे आप करेक्शंस कर सको। तो बच्चों बताओ 5 लीडरशिप के रोल क्या क्या हैं? पहला रोल ये देखना क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो चुकी, क्या ऑब्स्टिकल्स, क्या इश्यूज आ रही हैं। सेकंड, कल्चर अच्छा होना चाहिए, लोगों के अंदर एनर्जी, मोटिवेशन डेवलप करो ताकि लोग ज्यादा परफॉर्मेंस कर सकें। थर्ड, रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, उसके लिए अलर्ट रहो, इनोवेटिव आइडियाज को आप डेवलप करते रहो। फोर्थ क्या था, एथिक्स लीडरशिप फॉलो करो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन बनाओ। फिफ्थ क्या था, करेक्टिव एक्शंस, जहां पे भी आपको करेक्शंस करने वहां पे भी आप करेक्टिव कर सकते हो। एग्जाम्पल दी आप पढ़ लेना, नारायण मूर्ति का एग्जाम्पल दिया है और धीरू भाई अंबानी का अपन को एग्जाम्पल दिया है कि वो लोग अच्छे स्ट्रैटेजिक लीडर्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, इंटेंट सब कुछ क्लियर डायरेक्शन में बताया है। लीडरशिप रोल इन इम्प्लीमेंटेशन, the strategic leaders must be able to use the strategic management process effectively by guiding the companies in the ways that result in the formation of strategic intent and strategic mission, and facilitating the development and implementation of appropriate strategic plans, providing guidance to the employees for strategic goals. लीडर की जिम्मेदारियां क्या होती है कि कंपनी को गाइड करे किस डायरेक्शन में, कि आप अपना इंटेंट, जो आपका इंटेंशन है वो आप अचीव कर पा रहे हो, आप अपना विजन, मिशन को आप अचीव कर पा रहे हो, जो आपने स्ट्रैटेजिक गोल बनाया था वो आप अचीव कर पा रहे हो, उस डायरेक्शन में लोगों को गाइड करना, ये काम होता है स्ट्रैटेजिक लीडर का, ये सारे काम होते हैं। ये डायग्राम दिया है, पढ़ लेना। स्ट्रैटेजिक लीडर्स entails the ability to anticipate, envision, maintain flexibility, empower others to create strategic change as necessitated by external environment। अगर बाहर की दुनिया में कुछ भी चेंज होता है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी वो चेंजेस होने चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन उन चेंजेस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये लीडर की जिम्मेदारी होती है, जो स्ट्रैटेजिक लीडर होता है, जो टॉप लेवल पे लीडर होता है, उसकी ये जिम्मेदारियां होती हैं। A manager with strategic leadership skills exhibit the ability to guide the company through new competitive landscape। अब ये competitive landscape क्या था बच्चों? पढ़ चुके हैं अपन। competitive landscape का मतलब अंडरस्टैंड अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में इन डेप्थ समझते हो, कौन है, उनका क्या प्रोडक्ट है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, कहाँ पे वो रह रहे हैं, ये सब चीजों को इकट्ठा करते थे। तो लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप स्किल से हमें पता चलता है कि हाँ ये और नए नए हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। बाय इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ को वर्कर्स, मैनेजिंग थ्रू अदर एंड सक्सेसफुल प्रोग्रेस, प्रोसेसिंग और मेकिंग सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स, इन सब चीजों के साथ डील करते हुए कि ये चेंजेस आ रहे हैं, ये अनसर्टेनिटी आ रही है, उसकी वजह से ये नए नए और हमारे लैंडस्केप हो सकते हैं। ये डायग्राम आप लोगों को देखना है बच्चों, ये इफेक्टिव लीडरशिप स्ट्रैटेजी का डायग्राम है। इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप आप किसे कहोगे? जब इंटेंट और मिशन शेप्स द फॉर्मुलेशन ऑफ इंटेंट एंड मिशन। ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जहां आप अपना इंटेंशन अचीव कर पा रहे हो और आपका जो मिशन है वो अचीव कर पा रहे हो। उसके लिए आप एक्शंस लेते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो और उसको क्या करते हो? इंप्लीमेंट करते हो। उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब अपन को एवरेज अबव रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उसे कहेंगे कि अपनी इफेक्टिव लीडरशिप है। तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप कब कहोगे आप? जब आपका इंटेंशन अचीव हो पा रहा है और आपका मिशन अचीव हो पा रहा है। उसको करने के लिए अपन कुछ एक्शंस डिसाइड करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर वो इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप स्किल बनती है। उससे अपन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, मुझे अबव एवरेज रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं।
In today's competitive landscape, leaders are challenged to adapt the frames of reference so that they can deal with rapid and complex changes. यहाँ पे फ्रेम्स से ज्यादा डील किया जाता है, कॉम्पिटिटर पे अपन बात नहीं करेंगे. अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न करना है तो आप फ्रेम्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है. अब ये फ्रेम क्या होता है? मैनेजरियल फ्रेम मतलब हम यहाँ अजम्पशन समझते हैं कि किस बेसिस पे आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या आपने अज्यूम किया था. एंड एक्सेप्टेड विजडम दैट बाउंड्स अ मैनेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, कि आप कितना कंपनी को समझते हुए क्या अजम्पशंस के बेसिस पे आपने कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप किया है जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पा रहा है. तो बेसिकली यहाँ अपन को किस में अंडरस्टैंड करना चाहिए? लीडर को मैनेजरियल फ्रेम को अंडरस्टैंड करना चाहिए. मैनेजरियल फ्रेम का मतलब क्या है? आपने किस अजम्पशंस, किस प्रीमाइसेस के बेसिस पे कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप किया है ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न हो सके. देन लीडर के रोल होते हैं, लीडर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन. सबसे पहला उसका काम है टॉप लेवल डिसीजन डिसाइड करना, फिर उसके लिए पॉलिसीज बनाना, एक्शंस प्लान बनाना ताकि उसको अपन इंप्लीमेंट कर सकें. उसको पॉलिसीज प्लान को अपन को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा कि ये अपनी पॉलिसीज हैं, ये प्लान हैं, अपन को इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है. फिर ह्यूमन कैपिटल, मुझे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है उस काम को करने के लिए. जो चेंजेस हो रहे हैं उसको मैनेज करना. क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर, आपका कल्चर सपोर्टिव होना चाहिए स्ट्रैटेजी के. एंड सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम, हमेशा आप परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए. तो मैनेजर जो लीडर होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बच्चों? सबसे पहले स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनाता है. डिसीजंस के लिए वो पॉलिसी प्लान्स बनाता है कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे. उसके लिए वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, सबको समझाएंगे पॉलिसीज प्लान्स. फिर ह्यूमन कैपिटल हायर करेगा. फिर चेंजेस को मैनेज करेंगे. कल्चर आपका सपोर्टिव होना चाहिए. एंड सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम, हमेशा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वापस बताओ लीडर की? डिसीजन, पॉलिसी प्रोसीजर, communication, human capital, managing changes, culture and high performance over time. और लीडर के रोल क्या क्या थे? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है. रोल क्या क्या थे? वो देखेगा क्या हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो चुकी, क्या इश्यूज, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं. कल्चर अच्छा होना चाहिए, लोगों के अंदर एंथुजियाज्म, एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस कल्चर के अकॉर्डिंग काम कर सकें. एथिक लीडरशिप फॉलो करो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन बनाओ. अलर्ट फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस, जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में उसके लिए आप अलर्ट रहो. इनोवेटिव आइडियाज को आप क्रिएट करो ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके. एंड फिफ्थ क्या था? करेक्टिव एक्शंस, जहां पे भी आपको करेक्शंस करने वहां पे आप करेक्टिव कर सको. वो तो रोल थे. और ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है बच्चों? डिसीजन, उसके लिए पॉलिसी प्लान्स, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फिर ह्यूमन कैपिटल, मैनेजिंग चेंज, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव कल्चर एंड हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम. तो दो तरीके की लीडरशिप होती है, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंड मैनेजरियल लीडरशिप. स्ट्रैटेजिक जो टॉप लेवल जो लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है, तो टॉप लेवल का काम क्या है? डायरेक्शन जो बनाई है वो सबको बताना, फ्यूचर को सोचते हुए वो डायरेक्शन बनाता है और सबको बोलता है कि अपन को इसी डायरेक्शन में मूव करना है. और मैनेजरियल जो लीडरशिप होती है वो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो लीडरशिप होती है उसे क्या कहते हैं? मैनेजरियल लीडरशिप कहते हैं. दो तरीके की लीडरशिप की आपकी अप्रोचेस होती हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल एंड एक होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल. ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्म कर देना, मतलब कोई चीज बहुत खराब हो रही थी उसको ठीक, एकदम ठीक कर देना, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देना. तो इसका एक प्रिंसिपल होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल का. लिख लो प्रिंसिपल आप लोग. डू समथिंग फॉर द गुड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डू समथिंग फॉर द गुड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रिंसिपल होता है.
देखो क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशनल, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे, मतलब जो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग सेक्टर था उसको प्रॉफिट मेकिंग में अपन कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बिजनेस आपका बहुत खत्म होने की स्टेज पे है तब ये वाली लीडरशिप स्टाइल अच्छी है। जब एनवायरमेंट में चेंजेस बहुत ज्यादा हैं तब ये वाली लीडरशिप स्टाइल अच्छी है। यहाँ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी, एंथुजियाज्म क्रिएट किया जाता है, मोटिवेशन की आप लोगों को, सब लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ करना है। आप लोगों को अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच आउट करना है, जितनी आपकी क्षमता है उससे बाहर निकलकर आप लोगों को काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए काम करना है। यहाँ सबको बताया जाता है कि सब लोग इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपना मिशन और विजन अचीव करना है तो हर एक बंदे का कंट्रीब्यूशन होगा, तभी वो विजन और मिशन को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम विजन विजन और मिशन को अचीव नहीं कर सकते। तो आपको बोला जाता है हर एक एम्प्लॉय को कि स्ट्रेच आउट टू योर एबिलिटीज। आपकी क्षमता है, आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, मैं कह रही हूँ सब लोग अब 4-4 6-6 घंटे पढ़ेंगे, एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। तो आप अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच आउट करो ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिल सके, और अगर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलेगा तो उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। यहाँ चरिज्मा, एंथुसियाज्म काम में लेते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए काम करो। ये लीडरशिप स्टाइल अच्छी कब कब है, जब एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो। टर्बुलेंट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स अनसर्टेन एनवायरनमेंट। जब इंडस्ट्री बहुत स्टार्टिंग या एंड वाली स्टेज पे हो तब आपकी ये लीडरशिप स्टाइल अच्छी है। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये लीडरशिप स्टाइल अच्छी है। यहाँ लोगों के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट किया जाता है, उनको उनको बताया जाता है कि विजन में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उनको पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगा और तभी वो उस विजन को अचीव करने के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे। उनको इंस्पायर किया जाता है कि आप लोग भी मिशन अचीव करने में इन्वॉल्व हो, उनको बताया जाता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है। उनको फॉलोवर्स को ड्रीम विजन दिया जाता है ताकि वो ड्रामेटिक चेंजेस, ड्रामेटिक मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस करने के लिए मेहनत कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ फॉलोवर्स को मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच आउट करो, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और डेवलप करो, ऑर्गेनाइजेशन में नए नए इनोवेशंस लेके आओ ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल सके। तो ये होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल? यहाँ पे एंथुजियाज्म, मोटिवेशन काम में लिया जाता है लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए काम करो। यहाँ उनको बताया जाता है कि आप भी मिशन में इन्वॉल्व हो, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन को आप जो ऑब्जेक्टिव है वो अपन अचीव कर सकें। ये कब अच्छी है? जब इंडस्ट्री बहुत स्टार्टिंग या एंडिंग में हो, एनवायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो, ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुअरली परफॉर्मिंग हो, तब ये अच्छी लीडरशिप स्टाइल होती है। लोगों को बोला जाता है कि आप अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच आउट करो ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन मिशन है वो आप अचीव कर सको। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल का जो प्रिंसिपल होता है, लिख लो इसमें प्रिंसिपल, गिव समथिंग टू गेट समथिंग। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है गिव समथिंग टू गेट समथिंग। गिव समथिंग टू गेट समथिंग। यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हो तब ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल काम में ली जाती है। यहाँ लोगों को बोला जाता है गिव समथिंग टू गेट समथिंग। अगर आपको सैलरी ज्यादा चाहिए तो आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके बिना आपको सैलरी ज्यादा नहीं मिल सकती। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा। तो ये होती है आपकी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने पे फोकस किया जाता है कि करंट जो चल रहा है उसी को अपन और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिवॉर्ड्स पनिशमेंट स्ट्रैटेजी काम में लेते हो, ये फॉर्मुलाइज तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि अगर आपने अचीव किया है कुछ तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे और नहीं अचीव किया तो आपको पेनल्टीज मिलेंगी। तो फॉर्मल तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है। ये स्ट्रैटेजी अच्छी कब है? जब एनवायरमेंट स्टैटिक हो, जहां बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो, इंडस्ट्री मिच्योर स्टेज पे हो और ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हो, तब ये लीडरशिप स्टाइल काम में ली जाती है। तो दो तरह की लीडरशिप स्टाइल पढ़ लिया अपन ने, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या था? एंथुसियाज्म, चरिज्मा काम में लेते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरीन के लिए, अच्छे के लिए काम करो। ये कब कब अच्छी है? जब एनवायरमेंट टर्बुलेंट हो, इंडस्ट्री स्टार्टिंग या एंडिंग में हो और पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो, तब अच्छी है।
लोगों को बताया जाता है कि मिशन को अचीव करने में आपका इन्वॉल्वमेंट भी है, ताकि उनका भी एक विजन डेवलप और वो उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। लोगों को बोला जाता है कि आप अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच आउट करो, आप अपना कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप करो, ताकि आप विजन को अचीव करने में हेल्प कर सको। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल क्या थी बच्चों? जब ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन को ही मुझे और इंप्रूव करना है तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल अच्छी थी। ये कब काम में लेते हैं? जब एनवायरनमेंट स्टैटिक हो, इंडस्ट्री मेच्योर स्टेज में हो और ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हो। यहाँ पे अपन फॉर्मल तरीके से मोटिवेट करते हैं कि अगर आपने कुछ अचीव किया है तो रिवॉर्ड, और नहीं किया तो पेनल्टीज आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली लीडरशिप के अंदर अपन ने ये 3 टॉपिक्स पढ़े, एक तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक लीडर के रोल्स और एक लीडरशिप की स्टाइल। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी? डिसीजंस बनाना, उसके लिए पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाना, लोगों को बताना, कम्युनिकेट करना, ह्यूमन कैपिटल, मैनेज चेंज, कॉर्पोरेट कल्चर एंड सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स क्या थे उसके? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है ना। टॉप पे रहो, देखो क्या हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो चुकी, क्या इश्यूज आ रहे हैं। सेकंड, एथिक लीडरशिप फॉलो करो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन बनाने की कोशिश करो। थर्ड, करेक्टिव एक्शंस लो जहां पे भी इंप्लीमेंट करते वक्त दिक्कत आ रही है वहां पे। फोर्थ, कल्चर, आपका कल्चर जो है हाई स्पिरिट, मोटिवेशन, एंथुसियाज्म होना चाहिए। एंड एक था अलर्ट फॉर द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिव इनोवेटिव आइडियाज आप डेवलप करते रहो। और 2 लीडरशिप की अप्रोचेस पड़ी। ट्रांजैक्शनल मतलब एनवायरनमेंट, ट्रांजैक्शनल, हाँ ट्रांजैक्शनल एनवायरनमेंट स्टैटिक है, मेच्योर स्टेज पे है, प्रोडक्ट ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, फॉर्मल तरीके से मोटिवेट करेंगे, अगर आप अचीव कर रहे हो तो रिवॉर्ड, और अचीव नहीं कर रहे तो पनिशमेंट मिलेगा, पेनल्टीज मिलेंगी। एंड करंट सिचुएशन को और इंप्रूव किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? गिव समथिंग टू गेट समथिंग। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, एंथुसियाज्म, चरिज्मा काम में लेते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए काम करना है। कब अच्छी है? जब एनवायरनमेंट टर्बुलेंट हो, इंडस्ट्री स्टार्टिंग या एंडिंग स्टेज पे हो, पुअर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट हो, तब अपन ये काम में लेते हैं। लोगों को बोलते हैं आपका भी इन्वॉल्वमेंट है मिशन अचीव करने में, एंड आप अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच आउट करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप करो। इसका प्रिंसिपल क्या था? डू समथिंग फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक अपन कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, इट इज अ फंक्शन। कंट्रोल का मतलब क्या होता था? चेक करना कि कहाँ पे डेविएशंस आ रहे हैं। मैंने सोचा था इस बार मेरे 40 मार्क्स आ जाएंगे, मेरे आए 30, तो मैंने फाइंड आउट किया प्लान्ड और एक्चुअल एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्यों आया वो डिफरेंस, उसको फाइंड आउट किया रीजन, ताकि अगली बार वो दिक्कत ना आ जाए। तो उसे कंट्रोल कहते हैं, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। It is a function intended to ensure and make possible the performance of planned activities and to achieve the predetermined goals and results. कि जो आपने सोचा था वो आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। कंट्रोल क्यों किया जाता है? रेगुलेट एंड चेक करने के लिए। क्या चेक करते हो आप? कंडीशन बिहेवियर ऑफ द पीपल, to place restraints, curbs on undesirable tendencies, to make people conform to certain norms, standards, to measure progress, to keep the system on track. क्यों किया जाता है कंट्रोल? ये चेक रखने के लिए कि लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। टू पीपल रेस्ट्रेंट्स, की पीपल को कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही कोई काम करने में, कोई अनडिजायरेबल चीजें तो नहीं हो रही, उसको रोक दो अनडिजायरेबल चीजों को। कंफर्म करो कि लोग एक स्टैंडर्ड को मीट कर पा रहे हैं, कि स्टैंडर्ड के साथ सारे लोग काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, और सिस्टम जो है वो आपका ट्रैक पे काम कर रहा है नहीं कर रहा। कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि जो प्लान किया था वो रिजल्ट आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसके लिए आप क्या क्या रिसोर्सेज को काम में ले रहे हो, आप क्या क्या सेट्स को यूज में ले रहे हो। तो बेसिकली अपन ये देखते हैं कि जो मैंने प्री प्लान एक्टिविटी की थी उसको मैं अचीव कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही तो क्या क्या मुझे करेक्टिव डेविएशन जो दिक्कतें आ रही है उनको मैं कहा मुझे ठीक करना है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस सिस्टम व्हिच कुड बी ऑपरेशनलाइज इनटू मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल स्टैंडर्ड। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सको, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्टिव को आप एग्जीक्यूट करने वाले हो वो मेजरेबल होना चाहिए।
एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आप मॉनिटर और मेजर कर सकते हो, जो आपकी परफॉर्मेंस चल रही है सिस्टम की उसको मॉनिटर और मेजर करने के लिए आपके पास एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम होना चाहिए। अ मैकेनिज्म फॉर आप एक्चुअल को प्लान्ड के साथ कंपेयर कर सको, डेविएशंस फाइंड आउट कर सको और नए तरीके ढूंढ सको कि कैसे मैं उस स्टैंडर्ड तक पहुंच सकती हूँ। एक मैकेनिज्म होना चाहिए फीडबैक, करेक्टिव एंड अडेप्टिव इंफॉर्मेशन का, and instructions to system for effecting the desired changes to set the right system to keep in course। कहाँ कहाँ मुझे चेंजेस करने की जरूरत है उसके लिए भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जब भी अपन कंट्रोल बनाते हैं? तब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑपरेशनलाइज होने वाला है वो मेजरेबल होना चाहिए। सेकंड क्या है? मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सको। थर्ड, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे एक्चुअल को प्लान के साथ कंपेयर कर सको, डेविएशंस फाइंड आउट कर सको और करेक्टिव एक्शंस। और एक मैकेनिज्म होना चाहिए करेक्टिव एक्शंस के लिए, एडजस्टमेंट्स के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तीन तरीके के ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो मेरे से ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स पूछे तो उसमें ऑपरेशनल, मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक तीनों आ जाएंगे। पर अगर वो सिर्फ स्ट्रैटेजिक पूछे तो अपन आगे पढ़ेंगे, सिर्फ स्ट्रैटेजिक ही लिखकर आना है। जबकि इस टॉपिक की मेन हेडिंग स्ट्रैटेजिक कंट्रोल थी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पूछते हैं तो उसमें बच्चे ऑपरेशनल और मैनेजमेंट वाला भी लिखकर आ जाते हैं, पर वो नहीं लिखकर आना। वो अपन को कब लिखना है? जब वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स पूछेगा तब तो ये तीनों लिखने हैं। पर अगर वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजिक लिखना है, उसमें ऑपरेशनल और मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं आएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा कंट्रोल कौन सा है? ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल, यहाँ इंडिविजुअल एक्टिविटी पे फोकस किया जाता है, ना कि एग्रीगेट पे फोकस नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कपड़े की दुकान है तो यहाँ पे मैं शर्ट की बात करूंगी कि मेरे पास शर्ट का कितना स्टॉक रखा है, मैं पूरे कपड़े का कितना स्टॉक रखा है उसकी बात यहाँ पे नहीं करूंगी। तो ऑपरेशनल लेवल पे आप एक इंडिविजुअल टास्क, इंडिविजुअल एक्टिविटी के कंट्रोल की बात करते हो, आप एग्रीगेट के फोकस नहीं करते हो। एग्जाम्पल, प्रोक्योरिंग स्पेसिफिक आइटम फॉर इन्वेंट्री इज अ मैटर ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल इन कॉन्ट्रास्ट टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज ऑल। अपन एक स्पेसिफिक आइटम की बात करें इन्वेंट्री में, एक पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। One of the tests that can be applied to identify operational control areas is that there should be clear-cut and somewhat measurable relationship between inputs and outputs, which could be predetermined or estimated with least uncertainty. आप कैसे टेस्ट करोगे ऑपरेशनल कंट्रोल? मतलब कैसे चेक करोगे कि जो आपने सोचा था वो आप अचीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? उसके लिए क्लियर कट रिलेशनशिप होना चाहिए इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, जो मेजरेबल रिलेशनशिप होना चाहिए और उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। तब अपन मेजर कर सकते हैं कि जो मैंने सोचा था वो मैं अचीव कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्लान्स एंड इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं कि इस स्टैंडर्ड को मीट करना है। शर्ट का मेरा मिनिमम इन्वेंट्री ये होना चाहिए, उसके लिए आप प्लान्स बनाते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल, क्या क्या एग्जांपल्स हैं? स्टॉक कंट्रोल, यहाँ पे स्टॉक अपन मेंटेन करते हैं कि इस लिमिट में मेरा स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। प्रोडक्शन कंट्रोल कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन होना चाहिए। क्वालिटी, इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल, आप इतना ही खर्चा करोगे, इससे ज्यादा खर्चा नहीं करोगे। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, स्टॉक कंट्रोल, प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड कॉस्ट। बजटरी कंट्रोल कि इसी बजट के अंदर रहते हुए हमें काम करना है। नेक्स्ट तरीके के कौन से कंट्रोल्स आ गए बच्चों? मैनेजमेंट कंट्रोल्स। मैनेजमेंट कंट्रोल एग्रीगेटिव पे फोकस करता है, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करता है। The basic purpose of management control is the achievement of enterprise goals, short range, long range, in the most effective and efficient manner। यहाँ पे गोल अचीव करोगे ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा एफिशिएंट मैनर में, ये आपका एम होता है। यहाँ पे रॉबर्ट एंथनी कहते हैं कि मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब आपने जो रिसोर्सेज ऑब्टेन किए उसको आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर रहे हो ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। कंट्रोल्स क्यों लगाते हैं? ताकि हमने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग हम अचीव कर पाए। ये हो गया मैनेजमेंट कंट्रोल। लास्ट कौन से कंट्रोल्स आ गए आपके? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। तो अगर एग्जाम में स्ट्रैटेजिक पूछे तो सिर्फ ये लिखकर आना है, ऑपरेशनल और मैनेजमेंट नहीं लिखकर आना है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल अकॉर्डिंग टू शेंडल एंड होफर, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल दो क्वेश्चंस का आंसर करता है। आपकी वही स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो रही है क्या जो आपने सोची थी, और क्या रिजल्ट वही आ रहा है क्या जो आपने सोचा था? तो दो चीजों पे फोकस करते हैं कि जो मैंने प्लान की थी उसी को इंप्लीमेंट कर रही हूँ क्या, और जो रिजल्ट आना चाहिए था वही आ रहा है या नहीं आ रहा।
देखो जनरली एक टाइम गैप होता है जब स्ट्रैटेजी बनती है और इम्प्लीमेंट होती है, उसके बीच में टाइम गैप होता है। सपोज मैं नवंबर जब मेरा एग्जाम आएगा उसके लिए मैंने आज ही स्ट्रैटेजी बना दी कि तब मेरे को एक एक दिन का गैप मिलता है, तो इस तरीके से मुझे कोर्स खत्म करना है, इस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है। इम्प्लीमेंट तो आपने आज कर लिया, पर उसको एग्जीक्यूट कब करोगे? नवंबर में करोगे। तो इतना टाइम गैप है, आपने कुछ ना कुछ अजम्पशंस लिए कि उस टाइम पे मेरे को पूरा दिन मिलेगा पढ़ने के लिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर जरूरी थोड़ा है जो आपने सोचा हो वैसा ही हो। एनवायरमेंट है, चीजें चेंज हो सकती हैं, तो ये जो आपने अज्यूम किया है इसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं। तो चेंजेस आ सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से हो सकता है आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़े। तो देयर इज अ नीड फॉर वार्निंग सिस्टम टू ट्रैक अ स्ट्रैटेजी एज इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। ट्रैक रखो कि जो आपने सोचा था वही अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। इसीलिए अपन क्या लगाते हैं? कंट्रोल लगाते हैं ये ट्रैक रखने के लिए। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स आइडेंटिफाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या मुझे अजम्पशंस में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट्स मुझे करने पड़ेंगे। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स भी आपके 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस मतलब अजम्पशंस। तो प्रीमाइस मतलब स्ट्रैटेजी आप कुछ ना कुछ अजम्पशन पे बनाते हो, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंजिंग है तो ये अजम्पशंस जरूरी नहीं है जो आपने सोचे थे वैसे के वैसे रहे, वो वैलिड भी नॉट वैलिड भी हो सकते हैं। तो प्रीमाइस कंट्रोल से अपन कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं एनवायरनमेंट को, और ये चेक करते रहते हैं मेरे अजम्पशन कितने एक्यूरेट हैं और कितने वैलिड हैं, क्या मुझे उनमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे भी 2 फैक्टर्स की बात की जाती है, एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री। एनवायरनमेंट मतलब अपन एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजी, और इंडस्ट्री में अपन कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स एंड सब्सिट्यूट्स को अपन अंडरस्टैंड करते हैं। सारे के सारे अजम्पशन को सेम तरीके से हैंडल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देखो कि किसको मुझे ज्यादा, कौन सा अजम्पशन को मुझे ज्यादा इफेक्ट होगा, कौन सा अजम्पशन का मेरे ऊपर कम इम्पैक्ट पड़ेगा, किसको मुझे ज्यादा फोकस करना है और किसको मुझे कम फोकस करना है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में फर्स्ट कंट्रोल आपने कौन सा पढ़ा? प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस मतलब स्ट्रैटेजी जो बनती है वो कोई ना कोई अजम्पशंस के बेसिस पे स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनती है। तो अजम्पशंस के बेसिस पे बनती है, और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अजम्पशन हमेशा सेम रहें। तो इसीलिए अपन कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मुझे मेरे अजम्पशंस में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो 2 चीजों को एनालाइज करते हो, एनवायरनमेंट को और इंडस्ट्री को। सारे के सारे assumptions को, प्रीमाइस को सेम तरीके से हैंडल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देखो कौन सा assumption आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसका इंपैक्ट आपके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, कौन सा assumption आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, किसका assumption आपके ऊपर उतना नहीं पड़ रहा। सेकंड है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर ही स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस। The strategic surveillance is unfocused. It involves general monitoring of various sources of information to uncover unanticipated information having a bearing on organization strategy. यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जहां जहां से भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, सोशल मीडिया, वहां से मैं मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, उनको लगता है क्या होने वाला है फ्यूचर में, वो सारी इंफॉर्मेशन को अपन यहाँ पे गैदर कर लेते हैं। जनरली सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं, जैसे फाइनेंशियल, अदर न्यूज़पेपर, मैगजीन से सबसे आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ये अच्छा तरीका तो नहीं है कंट्रोल करने का, बट इससे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। कई बार क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाते हैं। मैंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई और मोदी जी ने कह दिया रात को 12 बजे बाद सब कुछ बंद हो जाएगा, कल से कुछ नहीं खुलेगा 1 महीने के लिए। तो अनएक्सपेक्टेड चीजें आ गई, तो उस अनएक्सपेक्टेड चीजों को आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। उसके लिए आप स्पेशल अलर्ट कंट्रोल्स बनाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस करना पड़ेगा। तो कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, उसकी वजह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रिकंसिडर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस कर दिया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई अनएक्सपेक्टेड मर्जिंग हो गई कॉम्पिटिटर्स की, तो उन सब चीजों में आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना ही पड़ता है और सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। एंड लास्ट है इसके अंदर, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल यहाँ पे ये चेक करते हैं कि जो हमने सोची थी वही स्ट्रैटेजी हम इंप्लीमेंट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, या हमें कोई और चेंजेस करने की जरूरत है, जो हमने सोचा था वो हमें रिजल्ट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। इसके लिए भी 2 चीजें होती हैं।
यहाँ पे भी दो तरीके होते हैं इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल के। अब एग्जाम में बच्चों वो अलग से सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल भी पूछ लेता है एक नंबर में, तो सिर्फ यही लिख कर आना है, उसमें पूरा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हमें नहीं लिख कर आना। सबसे पहले है मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थर्स्ट। स्ट्रैटेजिक थर्स्ट मतलब अपन चेक करेंगे कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसमें मुझे कोई रीएडजस्टमेंट्स की जरूरत है। माइलस्टोन में अपन की एक्टिविटीज हर एक पार्ट को चेक करेंगे कि हर एक पार्ट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या हर एक पार्ट में मुझे कोई करेक्शन करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि सब में टाइम, इवेंट और रिसोर्स एलोकेशन की बेसिस पे उसको देखेंगे, हर एक पार्ट को उनको रीअसेस करेंगे। तो ये आपके कौन से कंट्रोल थे? इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल्स। तो अपन ने कंट्रोल्स पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने कंट्रोल में पढ़ा ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है? जहां पे एक इंडिविजुअल टास्क, इंडिविजुअल एक्टिविटी पे फोकस किया जाता है, एग्रीगेट पे फोकस नहीं किया जाता। यहाँ पे अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो क्लियर कट रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, और जिसके बीच में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हो, प्लान्स बनाते हो एंड इंस्ट्रक्शंस बनाते हो। क्या क्या एग्जांपल्स हैं आपके ऑपरेशनल कंट्रोल के? स्टॉक कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, बजट कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, ये सारे। देन मैनेजमेंट कंट्रोल्स क्या आते हैं बच्चों? जहां एग्रीगेट पे फोकस किया जाता है, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं। यहाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में यहाँ दो चीजों की बात की गई है कि जो मैंने सोची थी वही इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, और उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, जो रिजल्ट सोचे थे वही मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। तो जब बनाई थी और इंप्लीमेंट हुई उसके बीच में टाइम गैप है, तो वो अजम्पशंस जो आपने सोचे थे वो कई बार वैलिड नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप ट्रैक रखो कि स्ट्रैटेजी में मुझे कब चेंजेस करने की जरूरत है। तो इसमें बहुत सारे तरीके के कंट्रोल्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के। पहला क्या था? प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस मतलब अजम्पशंस, अजम्पशंस वैलिड नहीं रहते तो आप कंटिन्यू मॉनिटर करते रहो एनवायरनमेंट को। दो चीजों को मॉनिटर करेंगे, एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री को। अपन यहाँ पे दो चीजों को मॉनिटर करते हैं। ये तो लटक गया आपका असम्पशन, गलत हो गया। आपने अज्यूम किया था ये टेप आपका साथ देगी, पर इस टेप ने आपका साथ नहीं दिया। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सारे असम्पशंस को आप सेम तरीके से डील करो। जो इम्पैक्ट, अब ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है तो ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, पर अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, प्रोजेक्टर बंद हो जाता तो वो इंपॉर्टेंट होता, तो उस चीज पे अपन को ज्यादा फोकस करना चाहिए। सेकंड क्या था? स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस। सर्विलियंस का मतलब अनकवर करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी की इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से, उससे अपन को सारी इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा। थर्ड क्या था? स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, की कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, उसको उसकी वजह से अपन को अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना पड़ता है। गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स हो गए, नेचुरल कैलामिटी आ गई, किसी कॉम्पिटिटर ने मर्जिंग एक्विजिशन कर लिया, उसकी वजह से मुझे तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। लास्ट क्या था? इम्प्लीमेंटेशन की, जो सोचा था वो अचीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या नहीं आ पा रहे। उसके लिए भी दो चीजें थी, एक तो था थर्स्ट। थर्स्ट मतलब पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ देखेंगे कि वो सही काम कर रही है नहीं कर रही, एंड माइलस्टोन रिव्यू, कि एक एक पार्ट को देखेंगे कि वो सारी एक्टिविटी सही काम हो रही है या नहीं हो रही। क्लियर है? तो आज हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए। कौन से बच्चों? लीडरशिप एंड कंट्रोल। लीडरशिप में तीन पढ़ा था। पहले लीडर के रोल, क्या क्या रोल थे बच्चों? टॉप पे रहो, देखो क्या हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या इश्यूज, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से अपन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। सेकंड क्या था? करेक्टिव एक्शंस ले लो जहां पे भी करने हैं। थर्ड क्या था? एथिक लीडरशिप मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन अपन को डेवलप करना है। फोर्थ क्या था? कल्चर अच्छा होना चाहिए, एंथुसियाज्म, लोगों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। फिफ्थ क्या था? एनवायरनमेंट के जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आप तुरंत रिस्पॉन्ड करो, इनोवेटिव आइडियाज आप डेवलप करते रहो। लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी? डिसीजन, पॉलिसी प्रोसीजर्स, कम्युनिकेशन, ह्यूमन कैपिटल, चेंज, कल्चर एंड सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम। लीडरशिप की दो अप्रोचेस थी, क्या क्या? पहला थी ट्रांसफॉर्मेशनल, इसमें क्या था? एंथुसियाज्म, चरिज्मा, लोगों के अंदर एनर्जी डालो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए काम करना है। कब काम में लेंगे? जब एनवायरमेंट टर्बुलेंट हो, इंडस्ट्री स्टार्टिंग या एंडिंग स्टेज पे और प्रोडक्ट अच्छा काम नहीं कर रहा, लोगों को बताएंगे आप मिशन में इन्वॉल्व हो, आप अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच आउट करो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप करो ताकि आप अपना विजन मिशन अचीव कर सको। इसका प्रिंसिपल क्या था?
डू गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या था, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, या करंट सिचुएशन को और इंप्रूव करते हैं। कब अच्छा है, जब एनवायरमेंट स्टैटिक हो, इंडस्ट्री मेच्योर हो, प्रोडक्ट ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा हो। यहाँ फॉर्मल तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि अगर आप अचीव करोगे तो रिवॉर्ड और नहीं करोगे तो पेनल्टीज और पनिशमेंट आपको मिल जाएगा। इसका प्रिंसिपल क्या था, गिव समथिंग टू गेट समथिंग। फिर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, 3 तरीके के कंट्रोल थे ऑर्गेनाइजेशन के। पहला था ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब इंडिविजुअल टास्क, इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात करते हैं, एग्रीगेट की बात नहीं करते हैं। अगर मुझे उसको टेस्ट करना है तो इनपुट आउटपुट के बीच में क्लियर कट रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके लिए अपन प्लान्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं ताकि उसको अचीव कर सके। एग्जाम्पल क्या क्या था, स्टॉक, क्वालिटी, बजट, कॉस्ट। देन मैनेजमेंट कंट्रोल क्या था, जहां एग्रीगेट की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं करते। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे ज्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्या था, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। यहाँ 2 चीजों की बात की जाती है कि जो प्लान किया था वही अचीव कर, इंप्लीमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे, और जो सोचा था वो रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो टाइम गैप होता है बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। टाइम गैप होता है बिटवीन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को कि उसमें कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। इसमें पहला कंट्रोल था प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस मतलब अजम्पशंस जो आपने फॉर्मुलेशन के टाइम पे बनाए थे, पर जरूरी नहीं है वो हमेशा वैलिड रहें, इसीलिए आप कंटिन्यू एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहेंगे। 2 चीजें मॉनिटर करते हैं एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री। एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, और इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स। जरूरी नहीं है हम सारे assumptions को सेम तरीके से डील करें, जिसका इंपैक्ट ज्यादा उसको पहले डील करो और जिसका इंपैक्ट कम उसको कम डील करो, बाद में डील करो। सेकंड क्या था, स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस, कि हाँ सर्विलियंस अनकवर करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन मुझे जहां जहां से मिल सकती है, मीटिंग से, मुझे मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, सारी इंफॉर्मेशन को अपन इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा तरीका नहीं है कंट्रोल करने का, बट इससे मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्या था, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कि गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स, जैसे कि नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स का मर्जिंग एक्विजिशन हो गया, उसकी वजह से मुझे स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या था, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, की जो स्ट्रैटेजी है वो सही रिजल्ट दे पा रही है या नहीं दे पा रही। उसमें 2 थे, कौन सा था, थर्स्ट। थर्स्ट मतलब पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ देखेंगे कि वो सही काम कर रही है नहीं कर रही है, एंड माइलस्टोन रिव्यू, कि उसका हर एक की एक्टिविटी जो है वो सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। क्लियर है। तो अपने ये 2 टॉपिक्स आज कर लिए, अब सिर्फ 2 टॉपिक्स बाकी हैं इस चैप्टर के अंदर, एक तो कल्चर और एक स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। तो ये चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना थर्सडे को टेस्ट है। ठीक है।